हर हर महादेव बनारस। हेड बनारसी का आप सभी को नमस्कारम। मैंने एक बात कही थी ना कि जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान बेहद जरूरी होता है। कहते हैं कि जिंदगी की पूंजी इस मकान में लग जाती है। तो आज हम चर्चा उसी पे करेंगे। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है, आइए मिलवाते हैं आपको उनसे। मैं नीरज कुमार यहाँ बनारस में बिल्डिंग और इंटीरियर कंसल्टेंट के रूप में जाना जाता हूँ और ये सेवा मुझे देते देते इस बनारस में करीब 25 साल हो गए और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस काशी की धरती पे। ये मेरी कर्म भूमि रही। रहने वाला तो मैं बिहार से हूँ, लेकिन कर्म भूमि मेरी यहीं बनी और आज तक बनारसियों का प्यार और उनका आशीर्वाद जो मिला है उससे मैं आज तक यहाँ पहुँच पाया हूँ। ये और बेहतर रूप से बताएंगी। अब जैसे बनारस की बात आपने कही सर, तो बनारस में क्या ऐसा मतलब बनाया है आपने, या क्या ऐसा आर्किटेक्ट हुआ है जो हमारी नज़र में है और हम अगर वहाँ जाएं तो हमारे दिमाग में क्लिक हो कि हाँ ये कुमार नीरज सर ने बनाया है। हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मुझे मिला था कि यहाँ पे मारवाड़ियों का काफ़ी सपोर्ट मुझे शुरुआती दौर पे मुझे मिला था और वो एक प्रपोज़ल बना रहे थे मंदिर का, जिसको उन लोगों ने स्पेशली रानी सती मंदिर कहते हैं। और मुझे याद है कि वो प्रपोज़ल शायद अयोध्या के सोमनाथ जयपुरिया जो डिज़ाइन कर रहे थे अयोध्या मंदिर का, तो उनकी जगह पे मुझे पाया गया कि मैं लोकल में सबसे बेहतर कुछ कर सकता हूँ, काशी को कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास वो इमेजिनेशन पावर है। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया और मैंने यहाँ पे जो एक जगह मुझे मिली जो दुर्गा कुंड से थोड़ा सा आगे ही एक त्रिदेव मंदिर हाँ हाँ हाँ। जो आप देख पा रहे हैं, तो वो एक्चुअली में मेरे ही द्वारा उसका जो रचनात्मक जो भी उसमें आपको कार्य देखने को मिलते हैं, बिल्डिंग से लेकर के उसके इंटीरियर तक, वो सब मेरा ही किया हुआ है। और उन्होंने ये बात कही कि आप बहुत कुछ तो बनाओगे, ये बात सही है। और मेरे पेरेंट्स को भी उन्होंने काफ़ी सम्मानित किया और बुलाया गया उनको स्पेशली, और उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने वो काम किया है जो युग युग तक अमर रहेगा। बिल्डिंगें तो और भी आती जाती, लेकिन मंदिर एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा अस्थायी रूप से आपको युग युग तक मिलेगा देखने को। बिल्कुल। तो ये मेरे हिसाब से बनारस ने मुझको इस तरह का प्रिविलेज दिया जिसमें इस तरह की चीज़ों को बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अब जैसे हम जर्नी की बात करें सर, है ना, तो बचपन की यादें बड़ी हमारी रहती हैं कि हमने ये किया वो किया सारी चीजें। तो कोई ऐसा मेमोरी आपको याद हो बचपन का कि आपने किया हो ऐसा खास जो अभी तक याद हो, आपके जहन में हो वो बात? जहाँ तक मैंने मेरे बचपन की बात है तो बहुत ज़्यादा मेमोरी में तो नहीं है, लेकिन कुछ क्लासिकल बातें ये हैं कि मेरा परिवार जो था, मेरे पेरेंट्स जो थे वो एकेडमिक लाइन में थे। वो दोनों कोई प्रोफेसर हैं और थे, और उनकी जीवन में पढ़ाई उस ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती थी कि पढ़ाई और पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं। और ख़ासकर मुझे भगवान ने कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ों की से हमें नवाजा हुआ था। मैंने उसमें ये था कि मैं सिंगिंग भी कर लेता था, मैं डांस भी कर लेता था। मैं आपका बैठेंगे तो आपका पोर्ट्रेट 1 घंटे में बना दूंगा। वो फ्री स्केच भी हमारे पास थे। और मेरे पेरेंट्स ने जब पहली बार मुझे कुछ बनाते हुए देखा तो मेरे पापा ने, जब उनके सामने जाके मैंने दिखाया कि मैंने ये ड्राइंग बनाई है, तो मेरे पापा ने एक थप्पड़ मुझे जड़ दिया। बोले कि तुमने नकल किया है। और मुझे, उनको नकल से बड़ा सख्त नफरत था। उनको लगा कि मैं उस किस चीज के ऊपर रख करके नकल कर लिया हूँ। वो बोले कि मुझे विश्वास नहीं होता है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा तुम्हारे पास कैसे ये गुण आ सकते हैं। मैंने, उनको एक शंका हुई। फिर उन्होंने टेस्ट किया मुझे कि फिर से बना के मुझको दिखाओ। तो उन्होंने दूसरा मुझे दिया एग्जाम्पल कि इस पे बनाओ। तो मैंने बनाया तो सही में उन्होंने आश्चर्य अपना व्यक्त किया कि भाई ये अपने आप में मेरे हाथ में वो कला थी कि मैं ड्राइंग पेंटिंग को उसमें काफ़ी उसमें बेहतर कर पाया। और गाने में भी उसी तरह का था। गाना गाते गाते मैं नाचने लगता था। और मेरे घर में सारे लोग एकेडमिक लाइन में थे और पढ़ाई के अलावा कुछ ही नहीं था। मेरे को ही भगवान ने अलग से बना रखा था कि तेरे पास स्पेशल कि ये तुम डांसिंग भी कर लिया, गाना भी गा लिया, और खेलने में भी उतनी ही रुचि थी। लेकिन पढ़ाई का थ्रस्ट पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा था, जिससे हम लोग
पढ़ाई को ही प्रायोरिटी मानते हुए आज तक आए। हाँ। ये अच्छी बात है कि जीवन में आप एकेडमिक लाइन में स्ट्रांग हो और साथ में कुछ आपके पास ऑर्नामेंटल आपके व्यक्तित्व में हो, तो ये हमें फील गुड देता है हमेशा, कहीं ना कहीं मुझे अलग बना देता है। तो अब जैसे हमने जर्नी की बात की ना, तो आपका जो प्रोफेशनल है आर्किटेक्ट का, उसकी जर्नी में पहले कुछ सोचा था आपने कि आर्किटेक्ट ना होके मुझे ये बनना था? नहीं, ऐसा तो नहीं था एक्चुअली में। कुछ ऐसे कंडीशनल स्थिति पैदा हो गई थी कि पेरेंट्स से पहले पहले बायस हुआ करते थे कि बेटा अगर वो क्या, पहले पूछते थे वो क्या करना चाहते हो, मैंने इस तरह की बातें होती थी। तो बिहार में जनरली क्या होता था कि बच्चे जब पैदा होते थे और चूंकि परिवार में ही सब लोग शिक्षित थे और प्रोफेसर थे, तो उनको लगता था कि पढ़ाई है, और पढ़ाई से सीधे आदमी बचपन में ही पैदा लेने से पहले ही आदमी डिक्लेयर करता कि इसको आईएएस बनना है, या इस तरह की स्थिति होती थी। तो आदमी का टारगेट वही होता था कि मैं उसी लाइन में जाऊंगा। लेकिन समहाउ कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में। तो मेरी सिस्टर भी टॉपर रही अपने कॉलेज में और वो इंजीनियरिंग को ही लिया, मैंने भी इंजीनियरिंग को ले लिया। मुझे भी पूछा गया कि तुम्हारी क्या चॉइस है, तो मुझे पापा ने, चूंकि मैं कम्पीट नहीं कर पाया अपने बिहार गवर्नमेंट में, तो मुझे ऑफर दिया गया कि तुम अगर करना चाहते हो इंजीनियरिंग तो अपने चॉइस पे जाओ। तो फिर मैंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ से किया और वहाँ से हमने इंजीनियरिंग की। और पहले माइंडसेट में होता था कि ये बनेगा इंजीनियर बनेगा और बिहार गवर्नमेंट में इसको नौकरी मिलेगी, और पहले उस तरह के माइंडसेट हुआ करते थे। तो फाइनली ये हुआ कि नौकरी तो मैंने किया नहीं, क्योंकि मेरा लाइन लेंथ कुछ भगवान ने कुछ और लिख रखा था। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास लाइफ में हुए, फाइनली मैं बनारस में आकर अपने प्रोफेशन में ही, उसी लाइन में ही को ही आगे बढ़ाया और वही काम आया। हाँ, जैसे आर्किटेक्ट की बात हम करते हैं तो मेरी रिसर्च टीम ने बताया बहुत से और भी आर्किटेक्ट हैं, बट आपका लोगों मतलब टीम ने बताया कि सर में बहुत सी खूबियां मिलेंगी आपको। तो खूबी एक आपकी रही है सिंगिंग रही है आपकी। तो ये शौक शुरू से ही रहा होगा सिंगिंग का? एकदम शुरू से है। जैसे आपने बताया पढ़ाई का शुरू से रहा, तो फिर ये आर्किटेक्ट का आपने जो चॉइस लिया वहां से, तो वो माता पिता के तरफ से था कि आर्किटेक्ट बनना है, या वो आपने शुरू में जो बताया कि आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छी थी, उसमें उठा के आपने उसका यूज किया? शायद मेरे को तो यही लगता है कि मैंने लाइन एट रैंडम मेरे जीवन में आया, और चूंकि मेरे में क्रिएटिविटी थी और क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग मेरी स्केच अच्छी थी, मेरे इमेजिनेशन थॉट अच्छे थे, मैंने विजुअल परसेप्शन मेरा बहुत अच्छा था, जो मैंने अपने फील्ड में ही इसको इस्तेमाल किया। क्योंकि मैं प्रोफेशनली ना मैं आर्टिस्ट बन पा रहा था, न पेरेंट्स के कारण ना मैं सिंगिंग में जा पा रहा था। उसको किसी तरह से पेरेंट्स ने उसमें मुझे प्रमोट नहीं किया, और मुझे अपने एकेडमिक लाइन से ही पकड़ करके उसकी कलाकारी इसमें करने को मिल गई। और वो जो शुरुआती दौर पे जब मैं एज ए प्रोफेशन 1999 से मैंने स्टार्ट किया, रफली अगर बोला जाए तो 1999 में से जो भी मैंने शुरुआती दौर, वहां पे उस समय बनारस में बहुत कम लोग हुआ करते थे। अच्छा। इस प्रोफेशन में बहुत कम हुआ करते, और उनका जो तरीका था कंसल्टेंसी करने का वो एक डिफरेंट अप्रोच से था, वो बहुत क्रिएटिव नहीं थे जो मैंने पाया। और पहले शुरुआती दौर पे हमको लगता है 2000 से लेके 2012 तक मिनिमम लोग थे जो मेरे कंपटीशन में भी थे, ये समाज को जो दे पा रहे थे। तो मैंने जो भी क्रिएटिविटी अपनी, वो जो कलाकारी जो थी, जो मैंने इंसिमिनेट किया अपने इस प्रोफेशन में, तो मेरे को हमेशा वो क्लिक मिला कि यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। मुझे लोग बहुत अप्रिशिएट करने लगे, और मैंने जो भी काम किया वो दिल से किया और पूरा किया। किसी को आधे अधूरे में मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था, ये समहाउ मुझे इस संस्कार में ये था कि जो भी करो ऑनेस्टली करो और प्योरली करो, जो करो उसको हैप्पी मोड तक लाओ जिसके लिए मैं कर रहा हूं। तो वो मुझे हमेशा अपने करियर की बनारस में लोगों ने पहचान उस तरीके से दी कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड था काफी। बनारस में आपको याद है आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? बनारस में पहला प्रोजेक्ट, चूंकि मैं सबसे पहले बनारस जो आया था वो भी एक कोइंसिडेंस था कि मैं दिल्ली की एक फर्म थी, अच्छा, डिजाइन एक्शन ग्रुप, उसमें के जो बॉस थे, जो मेरे बॉस थे, वो थे पीआर मेहता, आर्किटेक्ट पीआर मेहता। पीआर मेहता क्या थे? वो एक रिनाउंड पर्सनालिटी थे। पीआर मेहता
आप देखते होंगे जब पहले पेपर में निकलता था आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जेके वाइट सीमेंट की तरफ से आता था, चित्तौड़गढ़ के फोटो बने होते थे, उसमें प्रोफेशनल एडवाइजर पीआर मेहता होते थे। तो पीआर मेहता ने मुझको एट रैंडम एक इंटरव्यू में पिक किया था। अच्छा। और उनकी कंसल्टेंसी फर्म जो दिल्ली में थी, उन्होंने मुझे डिप्यूट किया बनारस को। अच्छा, कि आप बनारस में जाकर के, मेरा एक होटल प्रोजेक्ट है जो आज की तारीख में अमाया कहा जाता है। तो अमाया वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इन बनारस। जो ओनर थे लल्ला राम मौर्य, वो कारपेट में उनका बिजनेस था और यहाँ पे आइडियल टावर के नाम से पहले जाना जाता था। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट और वो बड़ा सक्सेसफुली डन हुआ था। उसके इंटीरियर, चूंकि पीआर मेहता ने मुझको अपॉइंट किया था टू लुक आफ्टर दैट प्रोजेक्ट, और वो प्रमाइसेज ऐसा था और वहाँ पे लोगों का जो आना जाना था, जो वहाँ पे और भी क्लाइंटेज आते जाते थे, जो लोग क्रीम क्लाइंटेज कह लीजिए, जो लोगों ने मुझको, मेरी समझ को, मेरी क्रिएटिविटी को, मेरे डेडिकेशंस को उन्होंने पिक किया कि मुझे भी ये काम इससे कराना चाहिए। तो वो वहाँ से मुझे एक प्रमोशन मिला और मुझे कहा जाए कि जैसे कहे बाबा ने मुझको पिक किया और इतने आसानी से मैं पिक हुआ और मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम पे काम करता भी गया। फिर मैंने वैभव होटल बनाया, फिर मेरा डेन ग्रैंड बनाया, इंडिया होटल के भी बहुत सारे हमने इंटीरियर्स किए और उस होटल इंडस्ट्री का मेरा एक्सपर्टीज बढ़ता गया। और बाद में तो बहुत सारे मैंने काम किए, स्कूल, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये सारे, और कुछ रेजिडेंट भी घर हमने बनाए। तो काफ़ी अच्छा, वहीं से मैं एक्चुअली, मेरा पहले प्रोजेक्ट से ही मेरी वो क्लिक जो थी, जो बनारस में मुझे एक नई दिशा की तरफ बढ़ने दिया। तो मतलब आज हम बनारसियों को ये पता चल गया कि अमाया या और भी होटल्स हो गए, हम देखते हैं आज उनके आर्किटेक्ट यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ। आर्किटेक्ट आप जब हुए तो कोई ऐसा पर्सन जिससे आपको प्रेरणा मिली, आपने जिससे बहुत कुछ देख के, एक होता है ना कि हम देखते हैं सीखते हैं लोगों से, कोई ऐसी शख्सियत रही हो? वो मेरे पीआर मेहता ही थे, जो मेरे पहले बॉस थे। पीआर मेहता एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो काउंसलिंग भी करते थे। वो स्कूल प्लानिंग ऑफ आर्किटेक्चर में ही वाज ए विजिटिंग लेक्चरर के रूप में भी थे। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में एडवाइजर के रूप में भी थे। वो बहुत सारे उनके अपने काबिलियत थी जिनमें बहुत जगह वो पार्टिसिपेट करते थे। और पीआर मेहता में खासियत क्या थी ये देखा जाए, हाँ। जो चीज मैंने सीखा, पीआर मेहता में खासियत थी कि जो आपने काम किया, जो हमने प्लानिंग की, किसी भी बिल्डिंग की, कोई भी प्लानिंग की, उनको एकदम क्लैरिटी होती थी कि हर एक सब्जेक्ट जो प्लानिंग के एलिमेंट्स होते थे, उस एलिमेंट्स को वो बखूबी समझते थे कि मैंने क्यों किया, किस लिए किया था, इसके क्या कारण है, इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो एक फोर साइटेडनेस और नॉलेज के साथ उसका जो मिश्रण था, मैंने उसमें एक कि आदमी में ये होना चाहिए कि किसी भी आर्किटेक्ट में ये किसी भी कंसल्टेंट में, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, कंसल्टेंट किसी भी फील्ड का हो सकता है, और वो कंसल्टेंट में वो क्वालिटी होना चाहिए कि वो साइकाट्रिस्ट भी होना चाहिए, वो साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी समझ रहा है और आपकी भी स्टेटस को समझ रहा है जिसके लिए आप कोई काम कर रहे हो। तो ये इट इज अ होल काइंड ऑफ, मतलब आप, वो पीआर मेहता में थी। और वो कन्विंसिंग पावर थी कि जो हमने किया उसको आप जो क्लाइंट को ब्रीफ कर रहे हो तो वो उसको बखूबी समझ पा रहा हो और पूरे आर्गुमेंट को क्रिस्टल क्लियर वो समझता हो और आपके ऊपर रिलाई अपॉन करता हो कि चलो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट, कि भाई ये जो इन्होंने बताया है वो एकदम 100% अपने जगह पे खड़ा है, इसलिए मैं काम कराता हूं इनसे। तो वो जो क्वालिटी थी उनमें, जो लेक्चर देने की, अपनी बात को कन्विंस करने की, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखने की, वो चीज हमने उनसे सीखी। एक आर्किटेक्चर में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी स्किल्स क्या होते हैं या क्या होने चाहिए? देखिए, आर्किटेक्चर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप किसी भी बिल्डिंग का आप प्लानिंग एस्पेक्ट्स को बेहतर समझते हो। पहला बात तो ये है। और बेहतर समझने के साथ आपके पास अपने इस फील्ड का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। कि आज फौरी तौर पे ये देखा जाता है कि बहुत सारे आर्किटेक्ट जो पास करते हैं, पास करने के बाद वो तुरंत का तुरंत अपनी कंसल्टेंसी में आ जाते हैं। तो मैं बहुत बार ये कहता हूं कि ऐसा कोई नॉर्म्स होने चाहिए गवर्नमेंट के, जिसमें इस तरह की जो बातें हैं
किसी को भी मेच्योर सोसाइटी को सर्व करने की जो मेच्योरिटी है कि हम क्या परोस रहे हैं, मेरी अपनी काबिलियत से मैं क्या परोस रहा हूं, उसको बाध्य कर रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस आदमी के पास उस डेप्थ ऑफ नॉलेज, एक तो थियोरेटिकल नॉलेज हो गया जो आपने कॉलेज में अपने शिक्षा से पाई, और एक प्रैक्टिकल नॉलेज को इंसिमिनेट करके आप 5 साल कम से कम मिनिमम 5 इयर्स के एक्सपीरियंसेस के साथ तब उसको सर्व करने की परमिशन देनी चाहिए सोसाइटी को, ताकि वो एक रेस्पॉन्सिबल कंसल्टेंट बन सके अपने फील्ड का, कि जो किसी भी क्लाइंट को आप कोई चीज सर्विस दे रहे हो तो वो मनी माइंडेड सेंस पे ना हो, वो एज ए होल ह्यूमन बीइंग को सर्व करने वाला हो, चाहे इन्वायरमेंट को भी बैलेंस करने वाला हो, आपकी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने वाला हो, आपके घर की या प्रोमाइसेस की ऑरा एनर्जी कम बिजनेस ओरिएंटेड फील्ड टाइप का हो, जिससे हम कुछ जनरेट कर पा रहे हैं, लाइफ को बेहतर कर पा रहे हैं या बिजनेस को भी अपग्रेड कर पा रहे हैं। इस तरह का थॉट एक आर्किटेक्ट में होना चाहिए। जब आप डिज़ाइन करते हैं कोई बिल्डिंग, तो उसको डिज़ाइन करते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता होगा? जैसे कई बार होता होगा कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, वो आपको बताते होंगे नहीं मुझे ये ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो उस चीज़ को मतलब कैसे मैनेज करते हैं? उसको डिज़ाइन करते वक़्त किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है? इसमें कुछ फंडामेंटल रूल होते हैं जो एक्सपीरियंस से चीज़ों को हम समझते हैं। तो क्लाइंट किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके आ रहा है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, व्हाटएवर, तो आपका क्या है, पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यूज को सुनते हैं कि भाई वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, उसका क्या फाइनेंशियल बजट है उस पर्टिकुलर प्रोमाइसेस को तैयार करने में, उसकी क्या इफ एंड बट सब कुछ, उसमें हम क्लाइंट की पहले थॉट को समझना और उसके फाइनेंशियल प्रिपरेशन को समझना, क्या उसके लिए वो तैयार है या नहीं है। पहला बात तो ये होता है। जो ध्यान देने वाली बात होती है कि बीइंग ए कंसल्टेंट आपका क्या रोल होता है कि आप जो वो परमाइसेस का एरिया दे रहा है जिसमें बिल्डिंग को आनी है, तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं कि विकास प्राधिकरण, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी उस पर्टिकुलर साइज ऑफ द प्लॉट के लिए परमिशन क्या दे रहा है। आप ऐसे कहिए कि बनारस एक डेवलपिंग एरिया है और ये ह्यूज पुराना सिटी है जिसमें कंजेशंस बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कम है, तो वाराणसी विकास प्राधिकरण क्या करता है, एक मास्टर प्लान बनाता है और उस मास्टर प्लान में वो डिफाइन करता है कि पूरे बनारस के नियर बाई सराउंडिंग में जिसमें वो अपने को कवर करता है, उसमें एक मास्टर प्लान सेट कर देता है कि कौन सी चीज किस जगह डिफाइंड है, ये मास्टर प्लान में डिफाइंड रहता है। तो जो परमाइसेस देता है उसमें ये जस्टिफाई पहला करना पड़ता है कि क्या वहां पे उस प्रपोजल के लिए वायबिलिटी है या नहीं है। पहले तो वायबिलिटी चेक की जाती है कि विकास प्राधिकरण के द्वारा उसकी वायबिलिटी है कि नहीं, उसके नॉर्म्स होते हैं, उसके सेटबैक होते हैं, किस रोड पे कितने सेटबैक हैं एरिया के हिसाब से। तो पहले तो उसको सेटअप करते हैं कि बायलॉज के हिसाब से ये उसका सेगमेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि अगर बड़ी बिल्डिंग होती है तो जब हम लोग डिजाइन एस्पेक्ट पे आते हैं तो पहले हम लोग प्लानिंग में पहले उसको जस्टिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द बायलॉज। कोशिश ये होती है कि जो रूल है विकास प्राधिकरण की उसके साथ ही अडेयर करना पड़ता है, उसमें आप नजरअंदाज नहीं करते। पहले प्रैक्टिस थी कि लोग कुछ भी बनाते थे, अब चीजें बेहतर हो गई हैं क्योंकि बनारस को डेवलप होना है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए, तो अननेसेसरी कंजेशन नहीं कर सकते। हमको ड्रेनेज सिस्टम है, मेरा रोड है, मेरा हर चीज की बातें उसमें देखनी पड़ती है। अब यह है कि उसमें जैसे ही हम प्लानिंग एस्पेक्ट पे आते हैं तो उसके पूरी प्लानिंग में उस प्रॉपर उसके बजट के हिसाब से, उसकी पूरी व्यवस्था के हिसाब से हम उस प्लानिंग को करते हैं, फिर उस क्लाइंट को गाइड करते हैं। जब वो प्लान अप्रूव हो जाती है, विकास प्राधिकरण में भी अप्रूवल में जाती है और क्लाइंट के द्वारा भी वो एक्सेप्टेड होती है, तो वो बनाने से पहले हम लोग उस पर जाते हैं सॉइल टेस्टिंग में। अच्छा। कि सॉइल जहां बन रहा है बिल्डिंग वहां की सॉइल कैसी है। अच्छा। तो सॉइल टेस्टिंग पहले होती है। तो हम लोग स्ट्रक्चरल पार्ट पे, उसकी डिजाइनिंग पे, उसके सारी बातों पे आते हैं। तो वैसे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उस प्लानिंग में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे आर्किटेक्चर में एस्थेटिक और प्लानिंग इंपॉर्टेंट हुई, उसी तरह स्ट्रक्चरल पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट, प्लम्बिंग पार्ट, फायर फाइटिंग पार्ट, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उस बिल्डिंग के
प्रॉपर फंक्शनल होने के लिए जरूरी है। तो हमारा जो बैक एरिया है, जो मेरा स्ट्रक्चरल पार्ट है, जिसको सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं, स्ट्रक्चर पार्ट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग, ये सारी चीजें बिल्डिंग के प्लानिंग और उसके एस्थेटिक के बाद इसका इनपुट उसमें डालते हैं और फिर उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब बहुत लंबा बहुत लंबा है इसमें, हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, वो हम सिर्फ देखते हैं कि अरे हाँ मैंने कह दिया और ये बन गया, बट एक्चुअल जो काम होता है वो बड़ा ही लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और हमारा रोल इसमें सबसे शुरुआती दौर पे बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कि जो आप दे रहे हो क्लाइंट को, वो उसको पूरी तरह से उस कन्विंसिंग पॉइंट पर है कि जब बनने के बाद भी उसको एंजॉय कर सके। चाहे वो प्लम्बिंग से हो, कि बहुत सारे मकान में आप देखते होंगे कि प्लम्बिंग का काम हुआ, यहाँ पैच है, यहाँ सीपेज आ रही है, यहाँ पे तो बिल्डिंग सीपेज जहाँ होती है, जहाँ सीलन होती है, वहां पे बिल्डिंग के डिटोरिएशंस फास्ट हो जाती है। इसलिए ये सब बातें लुक आफ्टर में देखनी पड़ती है। भारत में आर्किटेक्चर में कोई खास बदलाव देखने को मिलता है, अगर आप अपने नजरिए से बताएं हमें तो? इसमें देखिए, आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि हमारी जो भारत की स्थिति है, एक विकसित देश है। विकसित देश कहिए, विकसित होने की तरफ काफी तेजी से अग्रसर है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका रोल बहुत ही वाइटल रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जो भी चीजें बिना कंसल्टेंसी की बनाई जाती है, उसमें डिस्क्रिपेंसीज रहती ही रहती हैं। और किसी भी कंसल्टेंट से अगर आप प्रॉपर डिजाइन करके बनाते हैं, तो आपका घर भी या बिल्डिंग संवरता भी है, उसकी फंक्शनैलिटी भी इंप्रूव होती है, उसकी रोज की जो उसकी जो समझिए कि उसकी जो फंक्शनैलिटी, मतलब आना जाना, ड्रेनेज फ्रेनेज, आपका पूरा सिस्टम समाज को सपोर्ट कर जाता है। तो जो भी आप, जैसे अब ये है कि मेरा माइंडसेट बहुत बार रहा है बनारस में रहने के बाद कि जहां जहां अलग अलग शहर अपने अपने चीजों से इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे ये रिलीजियस प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उस तरह का ही सरकार को उस पर थ्रस्ट डालना चाहिए कि आपके इस बनारस में एस्थेटिक जो ब्यूटी है मकान की, वो एलिवेशन उसकी इस तरह से हो। नहीं तो ऐसा होता है कि बहुत आजकल जितनी भी बिल्डिंगें बनती हैं वो फंक्शनल ग्राउंड पे बनती हैं, ज्यादातर फंक्शनल ग्राउंड पे होती है, मॉडर्न तरीके की होती है। उसमें कोशिश माइंडसेट में ये होता है कि ये लिस्ट मेंटेनेंस की तरफ जाए, हमको मिनिमम उस पे रनिंग कॉस्ट आए। तो ऐसा मेरा समझ है कि आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट का होना उस पर्टिकुलर पूरे समाज के, उस पूरे शहर की या पूरे देश की, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्यूटी को और साथ साथ उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबको, जो भी चैलेंजिंग जॉब होते हैं या छोटे से लेकर के अपर लेवल तक भी, जो भी, उनको कंसल्टेंट जरूर हायर करना चाहिए, ताकि हम समाज में जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो एक प्लान तरीके से हो। अच्छी तो है, काम मिलता है तो अच्छा लगता है, जब परफॉर्म करना है तो कठिनता आ जाती है। तो ये तो पार्ट ऑफ जॉब है। और ये माइंडसेट को, क्योंकि लोड काफी, मुझे याद है कि मोदी जी के आने के बाद कुछ ज्यादा ही लोड बढ़ गया है। और हर एक कंसल्टेंट जो इतने भी बनारस में हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, या कोई भी आर्टिस्ट के लोग हों, उस सब की जो काम के जो क्वांटम है वो काफी इम्प्रूव कर गया है। सब काम कर रहे हैं। और मजा तो यही है कि काम जब मिलता है तो अच्छा लगता है, और जब उसकी जो परफॉर्मेंस में जब आते हैं तो हमारी जटिलताएं और कठिन चीजें हो ही जाती हैं, लेकिन उसको परफॉर्म करना होता है। ये चीजें तो हैं। मैं ऐसे जनरल अपने नॉलेज के लिए, कोई आता होगा क्लाइंट आपके पास, वो उसने आपको बता दिया कि मेरी ये जमीन है और ये सारी चीजें हैं, तो वो इमेजिनेशन, बहुत लोग कहते हैं कि हम वास्तु को मतलब देख के सारी चीजें करते हैं, तो ये आर्किटेक्ट के पार्ट में आता है? ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता भी नहीं था। ये एक मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले से ये इंड्यूस हो गया, जब लोगों को समझ में आने लगा कि वैदिक साइंस क्या है। अब धीरे धीरे अवेयरनेस आप देख पा रही होंगी कि मुझे उस तरफ नहीं जाना है, लेकिन फिर भी कि वैदिक साइंस की अवेयरनेस
लोगों में बढ़ी है। हाँ। ये जरूरी भी था। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडिफाई साइंस। अच्छा। एडिफाई साइंस क्या है? ये बेसिकली जो आप जहां खड़े हैं, आप कुछ ह्यूमन बीइंग एज ए खड़े हैं, और पृथ्वी है, सूर्य का अपना पोजीशन है, चंद्रमा का अपना पोजीशन है, ग्रह नक्षत्र के अपने पोजीशन है, तो सबका कुछ ना कुछ इफेक्ट इस लाइफ स्टाइल पे है, इस लिविंग पे है जो पृथ्वी के ऊपर बसे हुए हैं। तो सारे फैक्टर्स हैं। तो सूर्य का उगना, सूर्य का डूबना, हवा का चलना, हवा किस तरफ से मूव कर रही है, तो वो होता है। प्लस आपका जो डायरेक्शंस है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों चीज, ये सारी बातें मिल करके एडिफाइन साइंस को डिफाइन करती हैं। ये हमारी पुरानी परंपराओं में था। पहले मकानों में क्या होता था कि चारों तरफ से कमरे होते थे, बीच में आंगन होता था, तुलसी के पेड़ लगे होते थे, तो वो जगह खाली की जाती थी ब्रह्म स्थान के नाम पे। वो ब्रह्म स्थान होता था। और ये वो अगर तरीका है तो सबसे बेस्ट मकान माना जाता है। आपकी पुरानी सभ्यताओं को उठा के अगर देख लेंगे तो सारे मकान इसी तरह से बनाए जाते थे। तो अब चूंकि इतना बढ़ गया, वो इतने पॉपुलेशंस बढ़ गए, लोगों के पास जगह की कमी हो गई, सबको शहर में रहना है, इस तरह की बहुत सारी बातें आ गई। तो हम लोग जब भी मकान बनाते हैं तो एडिफाइड साइंस, जो सो कॉल्ड वास्तु हम लोग कहते हैं हिंदी में, उसको हम लोग इंसिमिनेट करते हैं। अब पहले तो हम लोग को प्रोफेशन में ये ज्ञान नहीं दिया गया था। अच्छा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे चूंकि उसका डिमांड नोट बढ़ता गया, लोगों के डिमांड आने लगे कि मुझे वास्तु से ही घर चाहिए। ये अच्छी बात थी अगर वो शुरू में ही हमारे को उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर वो नहीं भी दिया तो भी कोशिश हम लोग करते हैं कि वो वास्तु कंप्लायंस के साथ तो वो मकान बने, क्योंकि डेफिनेटली उसमें हमने उस बेनिफिट को देखा है अपने पूरे ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में कंसल्टेंसी में, कि हमने बहुत सारे रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों को देखा है। कि अगर आपका जैसे मकान में कोई, हम मैग्नेट को मानते हैं ना, मैग्नेट जो है, मैग्नेट क्या है? वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर मैग्नेट है, 90 डिग्री पे अगर मैग्नेट है, दैट्स वो सही मैग्नेट हुआ। तो भूमि खंड जो होता है, जैसे कोई साइज उसने दिया 40 बाई 60, तो वो जो वो बाउंड्री वाल करता है, वो उसको मैग्नेट का एक खंड मानते हैं। वो एक मैग्नेट है। और हर मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ठीक है। तो उसकी प्लेसमेंट हमारे, अगर आप उसको टोपोग्राफिकल देखें, आप उसका नॉर्थ मेरिडियन जो है, पूरे अर्थ का जो नॉर्थ मेरिडियन इस पर्टिकुलर उस पोजीशन पे, नॉर्थ मेरिडियन उस प्लॉट के अगेंस्ट हम लोग चेक करते हैं कि उसका नॉर्थ मेरिडियन है किधर। तो मकान की प्लानिंग करते समय अर्थ का जो नॉर्थ मेरिडियन है उसको डिफाइन करके मकान की प्लानिंग में वास्तु को इंसिमिनेट करते हैं। कोई मकान ईस्ट फेसिंग हो सकता है, कोई नॉर्थ फेसिंग होता है, कोई वेस्ट फेसिंग होता है, कोई साउथ फेसिंग होता है। तो हर कंडीशन में वास्तु कैसे प्रिवेल करता है कि एक घर के लिए क्या वास्तु होगा, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए क्या वास्तु होगा, ये सारी बहुत सारी बातें उसमें आती हैं। और ये हो जाना ही अच्छी बात है, क्योंकि ये रिलेट करता है नेचर के साथ। नेचर में जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जिसको आप अप्स एंड डाउन्स बोलते हैं, नेचर तो अपने तरीके से चल रहा है, सवाल भी नहीं पूछ रहा आपसे। लेकिन अगर आप उसके साथ अपना जीवन भी चलाते हो प्राकृतिक रूप में, और घर भी उसको समझते हुए बनाते हो, तो उसका एक जो कोहेशन है नेचर के साथ आपके मकान का, वो डेफिनेटली काम करता है। उससे और एनर्जी बढ़ती है, लाइफ स्टाइल इंप्रूव करता है, साउंड स्लीप मिलती है, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, और ये सब बहुत सारी बातें हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव कॉस्मिक एनर्जी का भी डिफरेंट, उसमें बहुत सारी बातें हैं इसमें। कठिनाइयां भी आती होंगी कहीं ना कहीं करते हुए। कठिनाइयां तो ज्यादातर उसमें आती हैं जो पुराने मकान होते हैं, और उसमें अगर उनके कंप्लायंसेस आते हैं कि मेरा ही वास्तु से मेरा मकान को ठीक करना है, तो उसमें कठिनाइयां आती हैं। उसमें बहुत सारे कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं, तो उनको समझना होता है कि वो, अब उसमें बहुत सारे समय ऐसी भी स्थिति पैदा होती है कि वास्तु का बहुत बार जहाँ पे स्थितियां नहीं बनती हैं, तो वहाँ पे अल्टरनेटिव वास्तु आ जाता है। अच्छा। और अल्टरनेटिव वास्तु में क्या है कि कुछ पिरामिडिकल सॉल्यूशन होते हैं। तो कुछ ऐसी परंपराएं और ऐसे सिस्टम चल चुके हैं जिसमें एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। जैसे मकान में क्या होता है कि कोई भी अगर मैग्नेट का जो खंड हुआ, उस खंड में हम लोग 4 भाग करते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर उसको ईशान कोण कहते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर उसको वायव्य कोण कहते हैं, जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है उसको अग्नि कोण कहते हैं, और जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं।
तो नैतज्ञ कोण जो है वो मास्टर का स्थान होता है। अच्छा। अब बहुत सारे ऐसी ऐसी होती है कि जो वो प्लानिंग में उसके मकान में देखते हैं कि वो चीजें जस्टिफाई नहीं हो पा रही हैं, उसका जो नैतज्ञ कोण है वो फ्रंट पे खड़ा है जहां से एंट्री ले रहा है, तो वहां पे वो अपना मास्टर बेडरूम नहीं बना पाता। हाँ। तो समटाइम्स ऐसी अल्टरनेट वास्तु में एक कन्विंसिंग तरीका तैयार होता है जिसमें हम लोग पिरामिडिकल सॉल्यूशन करते हैं। तो उसके अलग से एक्सपर्टीज होते हैं जो पिरामिड की यंत्र बनाते हैं और वो उसमें अप्लाई करते हैं। अच्छा। अब उसमें भी बहुत सारे रिजल्ट ओरिएंटेड बातें हैं जिन्होंने काम किया है, उसपे बहुत सारे इस पे काम भी हुए हैं। और ऐसा कभी कभी हम लोग को मैथमेटिक्स लगाना पड़ता है कि चलिए आपका मास्टर का जो पोजीशन अच्छा नहीं है तो आपको आपका जहां कमरा है वहां पे हम एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, और वो ही एक तरीका है पिरामिडिकल सॉल्यूशन। तो उसी में कठिनाइयां ज्यादा आती हैं, नए मकान में तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अच्छा। वो तो एज पर वास्तु कंप्लायंस बनता है। मतलब वही पुराने को उसमें से करना पड़ता है। हाँ। सही तरीके से। जैसे आपने भी सुना होगा, हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो पुराने जमाने के जो भी वास्तुकला थे, अभी साउथ में एक मंदिर भी है जो विदाउट पिलर है। अगर हाँ, मैंने पढ़ा था कहीं पे ये चीज कि वो विदाउट पिलर है और हजारों वर्षों से वो खड़ा है। तो मतलब उसमें ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या चीज हुई होगी? क्योंकि हमारे भारतीय वास्तुकला से तो कंपैरिजन कहीं है नहीं। आज के टाइम में हम चाहे जितना भी कर लें, चाहे बाहर के लोग चाहे जितने भी आर्किटेक्ट कर लें, पुराने जमाने में जो भी हमारे यहाँ भारतीय में हुआ है भारत में, तो मतलब उस आर्किटेक्ट और आधुनिक डिजाइन में मतलब क्या अंतर मिलता है हमें? नहीं, पहले तो जो पुराने जमाने की जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन थे, आप जो भी फोर्ट देख लीजिए या बहुत सारे पुराने मंदिर देख लीजिए, साउथ में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो एग्जाम्पल हैं बहुत सारी बातों के लिए। तो पहले शिल्पकार हुआ करते थे और उनका जो तरीका था वो डिफरेंट था। वो तरीका था नेचर के साथ उसको इंसिमिनेट करते थे, और उसमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते थे वो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट लगाते थे। राइट? जैसे अगर हम साउथ में जाएंगे तो वहां लेटराइट के पत्थर मिलते हैं, जो आप वहां पे आप हिली एरियाज या बहुत सारे उस सब में देखेंगे तो वहां पे लेटराइट की मात्रा ज्यादा थी। तो लेटराइट पत्थर वो ईंटे के फॉर्म में उस ईंटे के ब्लॉक के रूप में काट लेते थे, या स्टोन। तो स्टोन भी नेचुरल रिसोर्सेज में आता था, उसको इम्प्रोवाइज नहीं करते थे कि मैंने इसको पकाया, गर्म किया और तब मैंने ईंटा बनाया और फिर रखा। तो वहां पहले क्या होता था कि नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट इस्तेमाल करते थे, और वहां उस समय की जो काबिलियत थी वो आज वैसी हमको नहीं मिलेगी देखने को, क्योंकि नहीं उस तरह के ना बनाते हैं हम लोग, ना उस तरह का माइंडसेट है, ना उस तरह के हम लोग कोई। अभी जैसे अयोध्या बना तो वो पूरे पूरे आपके उससे बना, नेचुरल स्टोन से। तो नेचुरल स्टोन के साथ नेचुरल चीजों से उसके जो बॉन्डिंग मोटर जिसको बोलते हैं, जो इस्तेमाल किए, जो अभी हम लोग प्लास्टर में बालू सीमेंट को इस्तेमाल करते हैं, उसमें मोटर उसके लिए स्पेशल बनाया जाता है और वो इंटरलॉकिंग मेथड से चलता है। तो उसके जो कंस्ट्रक्शन के डिटेल होते हैं वो एकदम डिफरेंट होते हैं। तो पुरानी जो आप मंदिरें और बहुत सारी चीजें देखते हैं साउथ में या कहीं भी, वो सारी चीजें उसी मेथड पे बनाई गई हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का साथ है, और उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं है। उसमें स्टील, सरिया जिसको बोलते हैं, या ये सैंड का कम से कम, अब जो बालू है, ईंटा है, तो ईंटा को हम मट्टी को मैंने पका लिया, तो वो सारी बातें उसमें नहीं थी। तो वो बड़ा डिफरेंट अप्रोच से बनता था। उसके जब गुंबद बनाए जाते तो वो उसकी लोडिंग कंडीशंस को देख करके ही, जैसे आर्च शेप में आप अंदर के जो गुंबद को भी देखेंगे तो वो आर्च शेप में इंटरलॉकिंग से ही वो स्टेप में अपने आपस में वो बैलेंस करके रखते थे। अब जो सिचुएशन है, धीरे धीरे हमारा काफी चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग और ये और वो बहुत सारी चीजें का पहले की स्थिति से आज की स्थिति में बहुत से चेंजेस आ गए हैं। तो प्रिकॉशनरी बेसिस पे अब हम लोग, पहले बीच में था, पहले हमारे मकान बनते थे लोड बियरिंग बनते थे। 2 टाइप ऑफ कैरेक्टर है हमारे बिल्डिंग में, एक लोड बियरिंग है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो पहले लोड बियरिंग बनते थे क्योंकि हाई राइज नहीं बनती थी, इसलिए लोड बियरिंग बनते थे। जब हाई राइज बिल्डिंग बनती है, 2 तल्ले से ऊपर का मकान बनने लगता है, तो हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर पे आते हैं, क्योंकि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है। तो अर्थक्वेक केस में वो एक शिप की तरह हिलता डोलता है, लेकिन वो गिरेगा नहीं। लेकिन जैसे लोड बियरिंग अगर मकान होगा, कहीं भी उसको नीचे के अर्थ में लूप होल मिला तो वो पर्टिकुलर हिस्सा वो धस सकता है।
इसलिए, और ये क्या होता था फ्रेम स्ट्रक्चर की, वो सबसे बाइंड रहता था, अपनी अपनी फुटिंग सब, यहाँ का पोल भी हो गया तो वो गिरेगा नहीं, वो अपने सेल्फ पूरे कंबाइंड में जो एक दूसरे से वो फ्रेम फंसा हुआ है तो वो शिप की तरफ फ्लोट करता है, लेकिन वो गिरता नहीं है। बहुत ऐसे रेयर कंडीशन होते हैं जहां पे वर्कमैनशिप की कुछ डिस्क्रिपेंसीज रह गई होंगी, तो वहां पे वो दिक्कत कर सकता है। अदरवाइज अब फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है, और पुराने जमाने में वो, लेकिन पुराने जमाने की काबिलियत को आज भी आप देखिए कि वो एज इट इज खड़ा है। और उसकी उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि पहले की स्किलनेस ज्यादा प्योर थी। जो हम काम करते थे उसमें ऑनेस्टी थी, और करने के तरीकों में भी एक काबिलियत थी जिसको हम लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं, उसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत। पहले प्रोजेक्ट के बारे में हमने जाना क्या था बनारस में, आपका अब तक का सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा रहा, कहाँ का रहा, क्या उसमें मतलब थी ऐसी चीजें जो अभी तक आपको याद है कि नहीं हाँ वो मेरे लिए खास था? प्रोजेक्ट तो सब खास ही होते हैं। मैं किसी को भी चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो, मेरे लिए खासकर मेरी अंदर उस तरह की भावना रही कि जो भी करो, जितना भी करो, बढ़िया करो। तो ऐसा मुझे ये कहना कि कोई ऐसा हमने, मैंने सब अच्छी रही। मैंने कुछ अगर मॉन्यूमेंटल बनारस में तो अब लगभग सभी रास्तों पे कुछ ना कुछ मैंने बनाया ही है, ऐसे कोई रास्ते नहीं अब बचे जिसमें मैंने, अब ऐसे ही कुछ ना कुछ एग्जाम्पल हैं। तो जैसे हमने स्कूल बनाया यहाँ पे, जयपुरिया स्कूल आप तरना के सामने देखते हैं, तो उस थॉट से बनाया कि स्कूल तो बहुत बने, लेकिन उसको इंस्टीट्यूशनल वैल्यू, मैंने बिल्डिंग को देख कर को फील ऐसा लगे कि वो इंस्टीट्यूशन है, खुद में डिफाइन करता है। तो वो चीज मेरा एक रिमार्केबल था। मंदिर तो आप समझ रही हैं, त्रिदेव मंदिर जो मैंने बनाया वो भी एक रिमार्केबल था, जो हमारे आर्किटेक्चर फर्म में कंसल्टेंट, इसमें पढ़ाया नहीं भी जाता है बहुत, हम लोग सिर्फ जानकारी नॉलेज के लिए रखते हैं, लेकिन मंदिर बनाना अपने आप में एक टास्क था। और आज के आधुनिक जीवन के साथ मंदिर को साथ में इंसिमिनेट करना अपने आप में था। पेपर में भी दैनिक जागरण में निकला था कि काशी का आधुनिक मंदिर। तो ये सब कुछ अचीवमेंट ऐसे होते हैं जिसमें वो रिमार्केबल होते हैं और लाइफ में वो आपको वैल्यू करते हैं, अच्छा लगता है। काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने एक बनाया मिर्जा मुराद में। अच्छा। तो कुछ ह्यूज जो बड़े प्रोजेक्ट थे जिसको हमने मन से किया और वो काफी चला। मैंने आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जो फला फूला नहीं। सब बढ़िया रहा। बढ़िया। अगर आपको कोई ऐतिहासिक इमारत दोबारा डिजाइन करने का मौका मिले, कभी कभी अगर आपने ऐसे बैठे हो और आपने सोचा हो कि हाँ मुझे मौका मिले तो मैं इसमें कुछ मतलब चेंज करना चाहूंगा या उसे कुछ नए तरीके से बनाऊंगा, कोई ऐसा? उसी बिल्डिंग को जो पुरानी, हाँ मतलब पुराने में, मतलब जैसे होता है कई बार ना कि हम बैठे हैं और बहुत जर्जर हो गई हो, लेकिन उसको हमें अपने टेक्निक से बनाना हो, करना हो, कभी ऐसा रहा हो? नहीं, ऐसा तो बनाए हुए मकान के साथ तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैंने जो भी काम किया बढ़िया काम किया और हैप्पी मोड में काम किया और अच्छा ही बना जो जिस लेवल का था। लेकिन मेरा एक सोच था कि बनारस को कुछ देने का, एक माइंडसेट में वैल्यू रही कि अगर मुझे भगवान ने यहाँ पे मौका दिया है और यहाँ पे कर्म भूमि बनाया और यहाँ पे मुझे एक पहचान मिली, तो मुझे ऐसा हमेशा एक मन मेरा था कि अगर मुझे गवर्नमेंट कहे तो मैं बनारस का जो सही रूप है, माने जो इसका एस्थेटिक, जो उसका रिलीजियस वैल्यू है, जो उसकी सांस्कृतिक वैल्यू है, जो उसका मेन उसका तासीर है कि उसमें ऐसे ही कैरेक्टर के कुछ होते, अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस तरह की चीजें रिवाइव करके उसको सस्टेन कर सकूं, उस हेरिटेज वैल्यू को। ये फील तो आता है। कोई ऐसा क्लाइंट रहा सर आपके जीवन में कि मतलब उसने बहुत अनोखी या चुनौतीपूर्ण डिमांड दी हो आपको और आपको लगा हो कि अरे मैं कहाँ आ गया या क्या है ऐसी सारी चीजें? क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स हमें तरह तरह के मिलते हैं, तो हमें उनसे सीखने को भी मिलता है आगे चल के, लेकिन ऐसा कोई चुनौतीपूर्ण रहा हो आपके लिए करना कोई प्रोजेक्ट? शुरुआती दौर में तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, और बनारस एक तरह से समझिए कि बनारस खासकर यूपी बिहार साइड के जो जेंट्रीज है, जिसको हम क्लाइंट भी कहते हैं मान लीजिए, तो वो उसमें एक बाबू साहबियत थी, है ना, उसमें एक थ्रस्ट था, उसमें एक दबंग, माने वो एक बाहुबली के रूप में है मान लीजिए। तो यूपी और बिहार में मैन पावर ज्यादा है, मैन पावर।
तो पहले मैं सोचता था कि अगर इस मैन पावर को अगर सही डायरेक्शन में इसको लगा दिया जाए तो एनर्जी सही में यूपी बिहार के लिए अच्छा काम करेगी। लेकिन समहाउ शुरुआती दौर में जो कंसल्टेंसी मैंने स्टार्ट की थी, और शुरुआती 10 साल में जब मुझे लोग धीरे धीरे जानने लगे थे, तो उस समय शायद ही ऐसा अपने सो कॉल्ड दबंग लोग थे दबंग लोग, जो इनका एक डिफरेंट इमेज था, लोग डरते थे, और वो भी मुझे कंसल्टेंसी के लिए बुलाते थे, मान लीजिए। तो मैं कंसल्टेंसी के लिए जाता था और वहां पे चैलेंज होता था। तो चैलेंज कैसा था कि उनकी जो टॉक करने के जो तरीके थे, या बात करने का था, या जो भी हक जताने का जो तरीका था, वो थोड़ा सा अलार्मिंग होता था, किसी के लिए भी होता, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए वो डिफरेंट था, और बीइंग ए कंसल्टेंट मेरे लिए डिफरेंट था। लेकिन समहाउ मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया, और मैंने उन लोग का भी काम किया, और काम किया तो अपनी काबिलियत से कभी भी मैंने को अपने को माइनस पॉइंट पे नहीं रखा। हम हमेशा उसको अपर हैंड पे रखे कि मेरी काबिलियत इतनी उस पर इम्पोज करती थी, मेरी समझ उस पर इतनी इम्पोज करती कि वो मुझको जी करके ही बोलता था। तो ऐसे ऐसे बनारस में इतने नंबर्स थे इस संख्या में, अगर वो बनिया है तो भी बाबू साहब था, वो मारवाड़ी था तो वो भी बाबू साहब था, और बाबू साहब तो बाबू साहब थे ही। तो जो लैंग्वेज थे और जो तरीके थे पहले विनाइन नहीं थे, वो हार्ड होते थे बोलने में, उनको भी मैंने अच्छी सर्विस दी, और उनके साथ भी आज भी बेहतर संबंध है, और उनमें भी बहुत बहुत बदलाव आ गया। आप कहिए कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, सब बिजनेसमैन हो गए और उनके तरीके बदल गए। तो ऐसी स्थिति तो हमने काफी झेले हैं, लेकिन क्योंकि मैं लियो कैरेक्टर था, मैं थोड़ा सा सख्त था अपने, लेकिन अपने नॉलेज और अपने तरीके से मैं एडमंड रहता था, और उसको समझा के कन्विंस कर देता था कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपसे बेहतर हैं, जो मैं समझा पा रहा हूं आपको, वो आपके लिए ही है, और इससे आप ही की बेहतरी है। तो वो कन्विंस होते थे। तो इस तरह के बहुत सारे रास्ते में हर्डल्स तो थे, लेकिन उसको भी हमने पार्ट ऑफ इसको सक्सेसफुल की तरफ बढ़ाया कि भाई वो उनके भी पसंदीदा हम कंसल्टेंट बने रह जाएं। तो ऐसा मौका मिला, और काफी इसमें हमको सफलता मिली। आज भी उन लोग के सारे लोगों से अच्छे संबंध भी हैं, और लोग इस बात की तवज्जो देते हैं कि दिस इज जेन्युइन बंदा तो ये तो है। कुछ अपने लाइफ की इंटरेस्टिंग चीजें हमारे यूथ से आप शेयर करना चाहें? कुछ ऐसा हमारा रहा हो आपका पास्ट जो काफी मतलब कहते हैं ना कि हम अपने पास्ट की चीजों को लेके चलते हैं, और अगर हम कहीं बोलते हैं तो उससे बहुत से यूथ को सीख मिलती है एक तरह से। तो ऐसा कुछ आप अपने मतलब उससे शेयर करिए, जिससे लोग देखें, हमारे व्यूअर्स देखें, तो वो जाने उस चीज को। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोई भी कंसल्टेंट हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, जैसे मेरे रोल में अगर हम देखें तो हम लोग की लाइफ, अगर आपको नाम मिला, फेम मिला, तो आपके पास वर्कलोड भी बहुत है। और बहुत सारे जो न्यू कमर्स या जो भी हमारे साथ अभी इस बनारस में काम कर रहे हैं, तो उनको वर्क थ्रस्ट बहुत ज़्यादा है, और लोगों की जो मेंटालिटी है कि हर आदमी एग्रेसिव है, और एग्रेसिव होने के नाते जो आपको डील करता है वो आपको भी प्रेशर देता है, मेंटल प्रेशर देता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ तो सामने वाले के लिए कर रहा हूँ, और सामने वाले की क्या साइकोलॉजी है उसको समझने का काबिलियत आप में आ जाना चाहिए। उसको बियर करना, उसको थ्रस्ट करना, उसके अनाप शनाप आर्गुमेंट को भी बेहतर तरीके से समझकर उसको समझा देना, उसकी काउंसलिंग करना। आपको बेहतर बनना पड़ेगा। अगर आप भी स्ट्रेस में चले गए तो आप इस प्रोफेशन में रन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये सीखना पड़ेगा अपने प्रोफेशन में कि कैसे आपके मन इतना अपर लेवल पे हो, आपका इंथुजियाज्म, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिवनेस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सामने वाले के कोई भी प्रॉब्लम, मानसिक भी अगर उसको है, क्लाइंट है, वो बहुत सारी बातें अगर कह भी रहा है और आपको दूसरे तरीके से प्रेशर भी डालता है, आपको पेमेंट नहीं दे रहा, फलाना नहीं, बहुत सारी बातें हैं, तो किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस आता, उसका स्ट्रेस कैसे बियर करना चाहिए, इसका मैनेजमेंट सीखना चाहिए। और इस सीखने के लिए, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा होता है, तो आपको आपकी स्थितियां मानसिक में भी, आपकी भी स्थिति खराब होती है, आप धीरे धीरे उसको डिटोरिएट करते हैं। तो आपको
बहुत ही आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको नेचुरल फ्रूट खाना चाहिए, नेचुरल फूड खाइए, मेडिटेशन कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करिए, जिससे आपके माइंड की स्ट्रांगनेस बनी रहे कि आप जब बहुत आपके पास काम हो या जो भी हो, या कम काम हो या ज्यादा काम हो, दोनों ही स्थितियों में अपने को बेहतर लड़ने की शक्ति हो, कि दिन भर के पूरे वर्किंग में आपका फाइटिंग टेंडेंसी जो होना चाहिए वो पॉजिटिव रिकॉर्ड उस पे जाना चाहिए, ना कि वो उल्टा उसको नेगेटिव हो गया, बहुत लोड है तो मैं डिप्रेस, मेरे पास काम नहीं है तो मैं डिप्रेस हो गया। तो आज की तारीख में मैं बहुत लोगों के साथ मैं देख पा रहा हूँ कि काम तो है लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो एंजॉय करने के लिए जो आप इनटेक आपका है वो बेहतर करना होगा ताकि आप स्ट्रांग बने रह जाएं। तो मैंने पाया है अपने जीवन में कि हमने करीब 12 साल पहले से मैंने कुछ प्रैक्टिस अपने लाइफ में किया कि मैं अपने प्रोफेशन से जब घर लौट के आता था तो 1-1.5 घंटा मेडिटेशन करता था, क्योंकि मैं कुछ सरवाइव कर रहा था। ये नहीं कि मेरे को समझ आ गई थी, लेकिन मैंने कुछ सरवाइव किया था, कुछ थ्रस्ट ऐसे झेले थे जो, लेकिन पॉजिटिव सेंस था, शायद भगवान ने मुझे पॉजिटिव सेंस दे दिया, संस्कार ऐसे थे कि मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। तो 1-1.5 घंटा मेडिटेशन करने से बहुत फर्क मेरे माइंडसेट में भी आया, वो इम्प्रूवमेंट आई, और खाना को भी मैंने पॉजिटिव कर दिया। मतलब मैं 10 साल हो गया, 12 साल हो गया होगा, तो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मेरे फ्रूट्स ही होते हैं, फ्रूट्स में दूसरी मटेरियल को मैं मिक्स नहीं करता। मैं 1-1.5 किलो फ्रूट्स खाता हूँ सुबह। तो फ्रूट्स खाता था, फिर बीच में मेरी पत्नी का सपोर्ट भी मिलता था, उसमें मैंने लंच में स्प्राउट्स खाता था पहले, रात में भी स्प्राउट्स, और उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते थे उसको भी। तो मैंने लगातार खाया उस स्प्राउट्स वाले को लेके, तो मैंने 3-4 महीने लगातार खाया, लेकिन फ्रूट्स तो आज भी कंटिन्यूड है। और उससे मैंने जो नेचुरल इम्प्रूवमेंट मैंने अपने बॉडी में पाया, अपने टॉकिंग में पाया, मेरे टॉक करने के जो बहुत सारे लोग आते हैं काउंसलिंग कराने, मोटिवेट होने, कंसल्टेंसी के अलावा भी ऐसी चीजें होती हैं। तो आध्यात्मिक होना भी साथ साथ जरूरी है कि इसमें नेचर को इम्पोर्टेंस दें, और अगर आपने को लॉन्ग रन में चलना है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मेरा स्ट्रेस कंट्रोल में हो, कि हम उसको एनर्जी में बदलें, पॉजिटिवनेस में बदलें, और उसको टैकल करने को पॉजिटिव तरीके से उसको टैकल करें। तो ये मेरे ख्याल से आज के यंग जनरेशन को समझना होगा, क्योंकि काम तो होगा और इस देश में काम की कमी नहीं रहेगी। जैसे फ्रूट की बात आपने कही सर, तो मेरा जैसे एक लाइन है, रील और रियल। तो मैंने रील में कपिल शर्मा का एक रील देखा था कि उसमें उन्होंने कहा था कि फॉरेनर्स जो है वो बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उनसे अगर हम बात करते हैं तो बड़ा जल्दी जल्दी वो लोग हमें जवाब दे देते हैं, और हमारे भारतीय में क्या है कि हम यहाँ तक भर लेते हैं और उसके बाद उस पर भी हम 1 कप चाय मांगते हैं उस चीज़ के लिए। कपिल ने ये बात कही थी, तो आपने ये बात जो कही मुझे वो बात क्लिक हो गई कि जितना लाइट हम खाते हैं हमारा थॉट, हमारी चीज़ें वैसी ही होती हैं। तो इस चीज़ से ये बड़ी अच्छी सीख मिली है आप लोग को, आप लोग भी इस चीज़ को जाने और सीखें कि हम जितना लाइट खाएंगे हमें उतना ही अच्छा होगा, जितना नेचुरल खाएंगे उतना ही नेचुरल रहेंगे। हाँ, नेचुरल रहेंगे। सर एक छोटा सा सवाल है कि जैसे होता है ना कि बचपन में, जैसे शुरुआत में आपने कहा था कि बचपन में ही माँ बाप पूछते हैं क्या बनना है, तो जैसे हमें, हमारे व्यूवर्स किसी भी एज के हो सकते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि जो अभी पढ़ रहे हैं और उन्हें इस फील्ड में जाना हो, तो उस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें वो मतलब रखें, उस पर क्या क्या वर्क करें कि उस चीज़ के लिए आगे जाके उन्हें फ्रूटफुल हो इस फील्ड में। ये फील्ड बड़ा ही अट्रैक्टिव है, इसका बड़ा ग्लैमर है। जैसे फिल्म स्टार के अपने ग्लैमर होते हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं उनके अपने ग्लैमर होते हैं अपनी काबिलियत से। तो इसमें बीइंग एन आर्किटेक्ट, आपका जब आप अपने इस प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल बनते हो तो उसका ग्लैमर उसी तरह का है। आपको लोग पहचानते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, और आप भी कॉलर हिलाते हैं कि मैंने ये बनाया है। तो ये फील गुड देता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि ये इंडिपेंडेंट सोसाइटी को सर्व करना, अपने बलबूते खड़ा रहने की जो काबिलियत ये डेवलप करता है, और इसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप इसमें अगर अच्छा काम करते हो तो आपकी पहचान होती है, और आप काम करते हो तो आपका अच्छा रेकरिंग इसमें आता है, और आपको एंड सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने कुछ बनाया जो एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज द वेरी पार्ट, और इसका बड़ा ही
अगर जीवन में आप सक्सेसफुल आते हैं इस फील्ड में, तो आपका जो जो फील गुड है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो वो आपको जस्टिफाई करता है। ऐसे बहुत सरकारी नौकरी कर लीजिए, कोई काम कर लीजिए, तो उसमें वो एंड सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी में कोई आपका वो रिकॉग्निशन वर्ड नहीं आता अनलेस अनटिल उसी सरकारी नौकरी के अंतर्गत उसी स्टाफ और उसी कम्युनिटी के अंदर आपकी जो काबिलियत है वो वहीं रह जाती। ये है ओपन टू स्काई है, मानी ये स्काई अनलिमिटेड है, आप जो भी ग्रो कर सकते हो। तो मेरा ये सोचना है कि जो बच्चे थोड़ा भी क्रिएटिव हो, जिनके माइंडसेट में थोड़ा भी क्रिएटिविटी का फील आती हो कि मुझे उनको अट्रैक्ट करता हो ये प्रोफेशन, तो उनको शुरू से प्लानिंग करनी चाहिए और उनको साइंस ही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अच्छा। और साइंस सब्जेक्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इसको अदरवाइज न लेने की जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर साइंस सब्जेक्ट अगर आपके नॉलेज में है तो आप बहुत सी चीज जीवन की व्यवहारिकता में बहुत सारी चीजों को बेहतरी से समझ पाते हैं अगर साइंस से पढ़े होते हैं। तो आपका जो एनालिसिस पावर है जो साइंस से रिलेटेड है वो आपको समझाता है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें क्या है कि आप साइंस सब्जेक्ट से जाएंगे तो ही आप उसमें आएंगे, क्योंकि आप उसमें कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे नीट है मेडिकल करने के लिए, उसी तरह इसमें भी एक नाटा करके है जो आपको स्कोर करना पड़ता है। नाटा स्कोर करने अपने साइंस सब्जेक्ट का 10+2 पूरा करने के बाद आप उसमें नाटा का एग्जाम देंगे, उसको स्कोर करने के बाद आपको डिफरेंट कॉलेजेस रैंकिंग के हिसाब से मिलते हैं। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और इसमें काम करने से हम डायरेक्ट सोसाइटी को सर्व करते हैं और देश को बेहतर बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छा रिकॉग्निशन देता है। जैसे हमें कॉलेज मिला तो ये कितने साल का, जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं तो वो 3 साल 4 साल का होता है, ये 5 साल का होता है। ये 5 इयर्स कोर्स होता है और इसमें प्रॉपर आपका प्रोजेक्ट वर्क काफ़ी हेक्टिक होता है। आपकी पूरी समझ को उसके लिए तैयार किया जाता है कि आप हर तरह के बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर समझ सकें, उसकी इंजीनियरिंग सर्विसेज को समझ सकें। और ये है बड़ा टीडियस है लेकिन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें पढ़ना कम समझना ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट्स जो होते हैं डे टू डे लाइफ में बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, वो ग्रुप में होते हैं। तो इंटरेस्ट लेवल अच्छा है, इसमें आपका इंटर्नशिप होता है और इसमें आपको बाहर एजुकेशनल टूर पे भी भेजा जाता है जहाँ पे आप अलग अलग टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेहतरी से समझ पाते हैं। तो ये बाकी सब्जेक्ट से तो इंटरेस्टिंग है लेंदी, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है और आप समय निकल जाता है और आराम से निकल जाता है। उसके बाद आप एमटेक भी कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने वढ़ाने का शौक है, रिसर्च करने का मन है, तो आप एमटेक में आ सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे के फील्ड हैं, उसमें स्पेशलाइजेशंस हैं, बहुत सारे लैंडस्केप आर्किटेक्ट ऐसे करके है, बहुत सी चीज़ इसमें आती है। मेरा ऐसे तो बात करने का सर बहुत है, आपने पहले ही बताया कि ये बहुत बड़ा ही फील्ड है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी अगर आप आर्किटेक्ट ना होते तो आप क्या होते? मैं स्टार होता मैं आर्किटेक्ट नहीं होता तो मेरी अंदरूनी इच्छा कभी रही थी कि मैं कलाकार होता। कलाकार होता तो किस में होता? ये मेरे पास वर्सटाइल फील्ड थे, मेरे पास ड्राइंग पेंटिंग के भी थे और सिंगिंग के भी थे। अच्छा। तो ऐसा मोर और लेस लगता है कि सिंगिंग की तरफ मैं शायद जाता, लेकिन चलिए मैं उसको अपना एक गहना मान कर रखा हुआ हूँ कि भाई आप में अपने प्रोफेशन के अलावा भी आप में हर एक में ऐसे गुण होते हैं और बहुत सौ में गुण होते हैं, लेकिन होना चाहिए कि आदमी में अपने प्रोफेशन के अलावा भी कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो आपको आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को बेहतर रख सके। तो वो मेडिटेशन का काम करते, बोले मेडिटेशन में करता हूँ, तो सिंगिंग भी अगर मैंने 1 घंटा गा लिया तो वो भी साला मेडिटेशन की तरह ही काम करता है। तो आपके पूरे इंद्रियां खुल जाती हैं, हाँ। सारे वायु कोष्ठ आपके ओपन हो जाते हैं, आप राग अलापते रहो। तो फेवरेट सिंगर कौन रहा आपका? फेवरेट सिंगर तो किशोर कुमार शुरू से रहे हैं। किशोर दा रहे, फिर उसके बाद हमारे लगभग पुराने, चूंकि मैं जिस उम्र के दायरे में अपने कॉलेज में भी मैं काफ़ी स्टेज परफॉर्मर रहा हूँ। तो
उस समय गाता होता भी था, स्टेज पे भी कभी कभी गाता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं स्टेज के लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन लोग अप्रिशिएट करते थे और जब भी मैं गाया तो अप्रिशिएशन मिला। अगर मैं नहीं कुछ करता तो शायद यही करता या कि सिंगिंग चलो में सिंगिंग में चला जाए। हाँ, बढ़िया। तो अब तक का हमारा पॉडकास्ट आपने सुना, देखा, और आगे और भी बातें होंगी। वैसे तो मतलब बात करने को बहुत सी है, बट हम मिलेंगे अपने नए पॉडकास्ट में एक नई बात के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और सर ने जैसा कहा नेचुरल खाएं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कारम। थैंक